हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, अपनी एसएम की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपको वो देखना है तो इसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो भी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, उसके बाद हम आगे का पार्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि स्ट्रेटेजिक चॉइसेस जो होती है वो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बना सकते हैं। 3 लेवल से, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में हमने देखा था सीईओ सीएफओ वगैरह आते हैं और जो कौन सी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं रिलेटेड टू मिशन, विजन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फिर हमने देखा था बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल कौन सा होता है, जो अपने पर्टिकुलर डिवीजन, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनाता है। फंक्शनल लेवल जैसे मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ये क्या करते हैं, सिर्फ अपने फंक्शन के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने एक स्ट्रेटेजी देखी थी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, जो कब यूज होती है, जब आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका होता है। तो हमें क्या करना होता है, सेम और सिमिलर मार्केट में रहते हैं और सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं। ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ये डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, हमें एनवायरमेंट के साथ तो चलना है। इट्स नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी। बस हम क्या कहते हैं, सेम प्रोडक्ट को ही सेम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, स्टेटस क्यों मेंटेन करना है एम्प्लॉइज को, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कम से कम चाहिए, मिनिमम और लोअर लेवल ऑफ रिस्क रहता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं और जिनको मॉडेस्ट ग्रोथ चाहिए वो फर्म्स इसको यूज करती है। रीजंस थे, आप मैच्योरिटी स्टेज पे आ गए हो, स्टाफ स्टेटस क्यों में कंफर्टेबल है, एनवायरमेंट स्टेबल है, एडवाइस नहीं कर सकते हम एक्सपेंड करना, और दूसरी चीज स्टेबलाइज और कंसोलिडेट आप उनको करना चाहते हो। क्लियर है ये चीज। फिर ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हमने देखा था कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का अपोजिट होता है, रिडिफाइन करना बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का क्या होता है, ये अपोजिट होता है, इट लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ एंड इट्स अ हाईली वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी। 2 मेजर स्ट्रेटेजिक रूट्स होते हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन में हमने 3 पार्ट देखे थे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में इंक्रीज करना। मार्केट डेवलपमेंट क्या था, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में सेल करना, सेल्स चैनल बढ़ा दो, जियोग्राफिकल एरिया बढ़ा दो। या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। फिर हमने देखा था डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। 2 तरीके से था, कंसेंट्रिक मतलब अपने पुराने प्रोडक्ट से कुछ रिलेटेड नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, या फिर अपना कॉन्ग्लोमरेट मतलब कि बिल्कुल बिना लिंकेज के एकदम ही न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं। कंसेंट्रिक में हमने पार्ट्स देखे थे, वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब सेम सप्लाई चेन में हम आगे पीछे जा रहे थे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड मतलब सप्लाई जो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ इंटीग्रेशन, एंड फॉरवर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है उनके साथ इंटीग्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब सिमिलर बिजनेस ऑपरेशंस जो अपने कॉम्पिटिटर्स है, बाय प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके साथ अपना इंटीग्रेशन करना। क्लियर है ये चीज। फिर अपनी एक चीज थी इनोवेशन। इनोवेशन का मीनिंग क्या था, इनोवेशन था कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, अपग्रेड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनोवेशन वेस्टफुल एक्सपेंसिव है, तो हम कहते हैं कि नहीं, इट इज नॉट अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। डन है यहाँ तक। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक डिटेल में देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, ये हमने क्विक ओवरव्यू लिया है। डन। अब आते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन, कि अगर हमें इंटरनली मतलब अपने पुराने रिसोर्सेज, पुराने प्रोडक्ट्स में डील नहीं करना, कुछ बाहर जाके करना है, किसी न्यू फर्म के साथ मर्जर या एक्विजिशन करना है। देखो रीड करते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी। एक्विजिशन और मर्जर विद एन एग्जिस्टिंग कंसर्न इज एन इंस्टेंट मींस ऑफ अचीविंग द एक्सपेंशन। इंस्टेंट मींस है, पता है कैसे यार, आप देखो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, अगर पहले 2 कंपनीज थी, सपोज ए और बी, अब दोनों ने मिलकर बना ली ए बी, तो दोनों के जो कस्टमर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, उनको सिनर्जी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाएगा। तो हमेशा आपको क्या मिलता है, इंस्टेंट मींस ऑफ अचीविंग एक्सपेंशन। मर्जर एंड एक्विजिशन सिंपल वर्ड्स आर डिफाइंड इन प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है। मर्जर क्या होता है, प्रोसेस में 2 और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ऑपरेशन। जैसे ये एग्जांपल, ए और बी ने मिलकर ए बी लिमिटेड बना लिया। इन सच अ केस
डील गेट्स फाइनलाइज्ड ऑन फ्रेंडली टर्म्स। दो फर्म्स थी जिन्होंने फ्रेंडली टर्म्स में सोचा यार देख हम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अवॉइड करते हैं, तू भी ऐसे लगा रहता है कि भाई मेरे को कस्टमर चाहिए, मेरे को भी ऐसे रहता है कि कस्टमर चाहिए, दोनों मिलकर ही काम कर लेते हैं, फ्रेंडली टर्म्स पे हुआ है ये चीज। एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर प्रॉफिट्स इन अ न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। सॉरी भाई थोड़ा सा टेक्निकल एरर है ये ना, हाँ जी ठीक है। हाँ तो हमें क्या करना होता है, फ्रेंडली टर्म्स में हम इसको करते हैं। एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन रेफर्स टू द प्रोसेस when one organization takes over the other organization and controls all its business operation। ये क्या होता है एक्विजिशन में, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर देती है। फॉर एग्जांपल ए थी बी, ए एक्वायर्ड बी लिमिटेड, ए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो वो बी को एक्वायर करेगी। तो ये जनरली क्या होता है, वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स द वीकर। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ मर्जर पढ़ते हैं। सिमिलर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स एंगेज्ड इन द सेम इंडस्ट्री विद द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है। एक तो लेस चिप्स बनाती है, एक हल्दीराम चिप्स बनाती है, दोनों क्या है कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों ने आपस में मर्जर कर लिया, लेस और हल्दीराम मर्ज हो गए, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल मर्जर। कॉम्पिटिटर के साथ मर्जर करना, जैसे ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड थ्रू द मर्जर ऑफ लिप्टन इंडिया एंड ब्रुक बॉन्ड। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले जो दोनों अलग अलग चिप्स बनाते थे तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आती थी, अब क्या होगा एक ही साथ बनवाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वाइडनिंग द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, हो सकता है कुछ फ्लेवर्स लेस के पास थे कुछ हल्दीराम के पास, दोनों मिलेंगे तो वाइडन हो जाएगा। और क्या होगा भाई, मैनेजमेंट एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, दो माइंड साथ में चलेंगे तो नए नए हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, पहले दो अलग अलग स्पेस पे काम कर रहे हो, सपोज रेंट जा रहा था, अब एक ही स्पेस यूज हो जाएगा, एक ही मशीनरी यूज हो जाएगी, सेम लेबर यूज हो जाएगी। गेटिंग रिड ऑफ कंपटीशन, अब ये दोनों कट थ्रोट कंपटीशन नहीं करेंगे। पहले सपोज दोनों 20 रुपीज का चिप का पैकेट सेल करते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या करते थे ऑफर्स निकालते रहते थे, अब दोनों मर्ज हो गए, तो अभी अगर 25 का भी सेल करेंगे ना तो भी कस्टमर खरीद लेगा क्योंकि दो बड़ी कंपनीज एक साथ मर्ज हो गई। क्लियर है ये चीज। फिर आता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर इन्वॉल्व्स टू फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन में एग्जांपल दिया था कि अगर लेस जो चिप्स बनाते हैं उन्होंने क्या करा, पोटैटो फर्म्स जो भी फर्म है जो भी पोटैटो को ग्रो करती है उसी को एक्वायर कर लिया, उनके साथ मर्जर कर लिया, उनके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज योर वर्टिकल मर्जर। ये क्या हुआ है हमारा बैकवर्ड, व्हेन अ फर्म टेक ओवर सप्लायर और रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर, हमने उसको टेक ओवर कर लिया, या फिर जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसके साथ मर्जर कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया, दैट इज योर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। टेक ओवर बायर्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। क्लियर है ये चीज। इससे बेनिफिट क्या होता है, सिनर्जी बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमीज मिलती है। इससे पता क्या कर सकते हो, कई बार ना इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे केस स्टडीज आती कि आइडेंटिफाई करोगे कौन से टाइप का मर्जर है, तो अगर सेम कंपनी सेम लेवल पे है तो सॉरी दैट हॉरिजॉन्टल मर्जर, और आगे पीछे कर रहे हैं मतलब कि रॉ मटेरियल वाला या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला तो वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में एक तो आप इनपुट सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कॉम्पिटिटर को। फॉर एग्जाम्पल अगर लेस वाले ने पोटैटो मैन्युफैक्चरर को एक्वायर कर लिया तो हो सकता है वो कह रहे भाई हल्दीराम को देंगे ही नहीं, है ना, या फिर इनपुट कॉस्ट हमें तो सस्ता पड़ेगा उसको बहुत महंगा देंगे, बिजनेस करना भी है तो महंगा देंगे, इनपुट कॉस्ट बढ़ा सकते, क्रिएटिंग एन एडवांटेजेस पोजीशन। क्लियर है, समझ आ रही है। फिर अपना है कोजेनरिक कॉन्ग्लोमरेट। कोजेनरिक मर्जर इज सिमिलर टू कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। In concentric merger, two or more merging organizations are associated in some way or the other related to production process, business market और basic required technology। क्या करते हैं, जो मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती है, चाहे उनका प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा सिमिलर होता है, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी या मार्केट थोड़ी बहुत सिमिलर होती है। Such merger includes extension of the product line or acquiring components that are required in the daily operation। जैसे एग्जांपल दिया, जो व्हाइट गुड्स कैटेगरी होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, जो आपके किचन में अप्लायंसेस होता है, कैन डाइवर्सिफाई मर्जिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग बिजनेस इन किचन अप्लायंसेस। फॉर एग्जांपल
एक कंपनी जो रेफ्रिजरेटर बनाती थी वो मर्जर करेगी किसके साथ, मिक्सर ग्राइंडर वाली कंपनी के साथ। सिमिलर कहीं ना कहीं उनके कस्टमर्स हैं, दैट इज को जेनरिक मर्जर। तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन देखा था ना, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, तो सेम बात है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल अलग है। There are no linkage with respect to customer groups, customer function and technology being used. बिल्कुल अलग हो तो कॉन्ग्लोमरेट, अगर सेम हो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, मार्केट, प्रोडक्शन, कुछ भी कोजेनरिक। सेम कॉम्पिटिटर के साथ मर्जर कर लिया, हॉरिजॉन्टल। अपनी सप्लाई चेन में आगे पीछे मर्जर करा तो वर्टिकल मर्जर। डन, समझ आया। फिर अपना टॉपिक आता है कि हम मर्जर नहीं कर, हम क्या फॉर्म करें, अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस। मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले a strategic alliance is a relationship between two or more business that enables each to achieve certain strategic objectives which neither would be able to achieve on its own। मतलब दो या दो से ज्यादा बिजनेस एक साथ मिलकर कुछ ऐसे बेनिफिट्स लेते हैं जो शायद वो अलग अलग नहीं ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि दो फैकल्टीज है, ठीक है, 11th-12th की फैकल्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर है जो बायो पढ़ाते थे और एक टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते थे और एक है जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ठीक है। अब क्या था, पहले ये तीनों अलग अलग पढ़ाते थे। अब जब ये अलग अलग पढ़ाते थे तो स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते कि यार एक जगह सारी कोचिंग्स मिल जाए, कि टाइम वेस्ट होता है ना आने जाने में। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम ना पार्टनरशिप नहीं कर रहे, अपने एक्सपेंसेस, अपना रेवेन्यू बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। बट इन्होंने क्या करा, एक बड़े से बिल्डिंग में 3 रूम्स ले लिए, ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग में 3 रूम्स ले लिए। एक बना दिया बायो का, एक बना दिया फिजिक्स का और एक बना दिया केमिस्ट्री का, साथ साथ पे। अब स्टूडेंट आता है तो क्या होता है, जैसे स्टूडेंट आया, सपोज वो बायो के टीचर के पास आया, उसने पूछा कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस दे दो, उन्होंने बोला हाँ हाँ अपनी क्लासेस है, इधर रेफर कर दिया। कोई फिजिक्स वाले के पास आया, उसने बायो और केमिस्ट्री वाले के पास कर दिया। केमिस्ट्री वाले के पास आया, उसने बायो फिजिक्स वाले के पास कर दिया। इस तरह से उन्होंने एक अलायंस फॉर्म कर लिया। अब ऐसा नहीं कि पार्टनर्स हैं, इस रूम का रेंट जो भी बायो के फैकल्टी होंगे वो पे कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बायो वाले टीचर के पास आएंगे वो उनके रेवेन्यू होगा। बट इन्होंने क्या करा, साथ में काम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जब ये अकेले अलग अलग प्लेसेस पे जो कर रहे थे उससे जो बेनिफिट आ रहा था उससे ज्यादा बेनिफिट क्या आ रहा है, साथ में काम करके। दे मेंटेन देयर स्टेटस एज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्टेटस इनका, अपने नाम से चलेंगे, कोई कॉमन नाम से भी नहीं चलेंगे। एंड सेपरेट एंटिटीज शेयर द बेनिफिट्स एंड कंट्रोल ओवर द पार्टनरशिप and continue to make contributions to the alliance until it is terminated। ठीक है, इसमें आप क्या बता सकते हो, फर्स्ट लाइन लिख देना कि two or more business that enables each other to achieve certain objectives which neither would be able to achieve on its own। फिर आप बता सकते हो they maintain their status as independent entities। फिर आप बता सकते हो often formed in global marketplace between business that are based in different regions of the world। अलग अलग जो कंट्री है उसमें भी आप फॉर्म कर सकते हो। इससे पता क्या बेनिफिट होता है कि आप अपनी कंपनी किसी को सेल नहीं कर रहे, किसी की कंपनी परचेज नहीं कर रहे, ना पार्टनरशिप कर रहे, बस अलायंस कर लिया। अलायंस करने से क्या बेनिफिट होता है कि नाम ऐड हो जाता है उस कंपनी के, उस कंट्री के एक ब्रांड का, जिससे कस्टमर्स आपको जानने लग जाते हैं। समझे? एडवांटेजेस देखो, 4 एडवांटेज होते हैं इसके, बड़े सिंपल से है, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट इन स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड इट्स एडवांटेजेस। तो आपको पढ़ना है एडवांटेजेस। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या एडवांटेज होगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइड अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक्सटेंड सप्लाई चेन। एक तो स्किल्स, भाई दो अलग अलग एंटिटीज मिलकर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे एग्जाम्पल में जो फिजिक्स के टीचर थे उनको ना ऑनलाइन ऑपरेट करना बहुत अच्छा आता था, ऑनलाइन क्लासेस। बायो और केमिस्ट्री वाले को नहीं आता, तो ठीक है टेस्ट। बायो वाले जो टीचर थे उनको ना इस चीज की बहुत नॉलेज थी कि एसेट्स कहाँ से परचेज करें, तो उन्होंने सेटअप बहुत अच्छा करा दिया। केमिस्ट्री वाले टीचर को कुछ और नॉलेज थी, स्टूडेंट्स, उनका नेटवर्क बहुत अच्छा था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड करा दिया। तो क्या होगा, नेसेसरी स्किल्स मिल सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ जाएगा और एक्सटेंडेड सप्लाई चेन हो जाएगी। may provide a good or service that complements thereby creating a synergy। कॉम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हैं एक तरह से कि भाई कॉम्पिटिटर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ। Having a strategic partner who is well known and respected also has legitimacy and credibility to a new venture। अगर आपने नया नया स्टार्टअप करा, आपका नया नया वेंचर है और आपके साथ को बहुत ही
रेस्पेक्टेड पर्सन ऐड ऑन हो गया, कोई फेमस पर्सनैलिटी या कोई फेमस बिजनेसमैन, तो पता है कस्टमर को क्या लगेगा, हाँ यार ये मतलब वो पर्सन भी तो इनके बिजनेस में एसोसिएटेड है ना, तो कुछ तो अच्छा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को लेजिटिमेसी मिलेगी, सच्चा लगने लगेगा, क्रेडिबिलिटी मिलेगी। समझे? तो आपके ये थे ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब मॉनेटरी टर्म्स। देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्क बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अक्रॉस मेंबर्स ऑफ द अलायंस, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी ऑब्टेन्ड इन अलायंस। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या करा, एक प्रिंटर परचेज कर लिया, ठीक है, प्रिंटर परचेज करा, अब उन्हें लगा यार स्टूडेंट्स नहीं आए, प्रिंट आउट्स नहीं निकलवाने पड़े, तो ये प्रिंटर वेस्ट हो जाएगा, लेकिन सबके पास मिला के कुछ स्टूडेंट्स आएंगे, यूटिलाइज हो जाएगा, रिस्क बच जाएगा। और क्या है इसका, आगे क्या बोला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये तो हमें पता ही है कि जितना ज्यादा साथ में प्रोडक्शन होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। Partners can take advantage of co-specialization, creating additional value, such as when a leading computer manufacturer bundles its desktop with a leading monitor manufacturer, co-specialization मिल जाएगी, additional value, दोनों की specialization add on। Strategic benefit, strategically किससे benefit होगा, rivals can join together, rivals साथ में join हो गए, जैसे कि मर्जर नहीं करा बट उन्होंने अलायंस फॉर्म कर लिया, कॉम्पिटिटर्स ने अलायंस फॉर्म कर लिया, टू कॉपरेट इंस्टेड ऑफ competing with each other, cooperate कर रहे, compete नहीं कर रहे। Strategic analysis may also be useful to create a competitive advantage by pooling of resources, right? Skills, resources आप साथ में यूज कर सकते हो, skills यूज कर सकते हो, future business opportunities मिल सकती है, ठीक है। Political benefits तो यार बहुत होता है, कुछ कंट्रीज में तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर यहाँ के किसी बंदे के साथ अलायंस नहीं करा, यहाँ के किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप नहीं करी, तो आप काम ही नहीं कर सकते। Sometimes strategic alliances are formed with local foreign business to gain entry into a foreign market, either because of local projects or legal barriers to entry. Legal barriers होते हैं, enter करने नहीं देते हैं, होती है एक्चुअल में कुछ कंट्रीज। Forming strategic alliance with politically influential partners may also help improve your own influence positions. वो सुना है चाचा विधायक है मेरे टाइप्स, तो अगर आपका पार्टनर कोई पॉलिटिकल पर्सन है तो अपनी धोस जमा सकते हो, सब बोल सकते हो ना यार हमारे साथ तो पॉलिटिकल लीडर भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का ट्रस्ट बन जाता है। क्लियर? बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको अपने रिसोर्सेज और नॉलेज शेयर करने पड़ेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर ट्रेड सीक्रेट्स भी लीक हो गए। अब जैसे ये 3 टीचर साथ में काम कर रहे थे, तो इनका काम करने का तरीका, कहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल पकड़ कर रहे हैं, कैसे कैसे वो सेल कर रहे हैं अपनी क्लासेस, वो सब भी तो शेयर करना पड़ेगा ना। तो ट्रेड सीक्रेट शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? एग्रीमेंट्स टू प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स आर ओनली एज गुड एज द विलिंगनेस ऑफ पार्टी टू अबाइड बाय द एग्रीमेंट और द कोर्ट्स विलिंगनेस टू एनफोर्स देम। ये कह रहे हैं बेशक आप एग्रीमेंट कर लो यार, इंडिया है, कहाँ एग्रीमेंट चलता है, तो आपकी या तो पार्टीज उसको तोड़ देंगे, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, और कोर्ट में जल्दी से उसके रिजल्ट्स आते नहीं है। Strategic alliances may also create potential competition when an ally becomes an opponent. पहले तो आपको फ्रेंड था, बाद में आपको दुश्मनी बन के खड़ा हो जाएगा, आपके सामने एक दूसरी अकेडमी खोल लेगा और किसी और कॉम्पिटिटर को लेके आ जाएगा इन फ्यूचर व्हेन इट डिसाइड्स टू सेपरेट आउट। इसलिए जल्दी सी कभी भी बिजनेस में किसी के साथ ट्रस्ट करके अलायंस या पार्टनरशिप नहीं करते, समझे? और करते हैं तो अपने सारे ट्रेड सीक्रेट शेयर नहीं करते। डन? समझ आया? अब टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स। अपने पास ना देखो 2 टॉपिक्स बचे, स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। पहले हम करते हैं स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स। स्ट्रेटेजिक एग्जिट का मतलब पता है क्या होता है? यार देखो, आपने ऊपर इतनी सारी स्ट्रेटेजीज देख ली, आपने चूज कर ली कि आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पे जाना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मर्जर करना है, क्या करना है, जो भी करना है आपने चूज कर लिया। 100% ठीक ही होगी आपकी स्ट्रेटेजी? जरूरी है? गलत नहीं हो सकती क्या? गलत हो सकती है, बट इफ द स्ट्रेटेजी डू नॉट वर्क आउट, तो बिजनेस का क्या ऑप्शन है, जबरदस्ती उसमें घुसे रहे? नहीं, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, डाइवर्समेंट स्ट्रेटेजी। टर्न अराउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। A strategy focused on reviving a struggling business by improving efficiency, reducing cost and restructuring operations। क्या करते हैं इसमें? आप रिवाइव करते हो स्ट्रगलिंग बिजनेस को, कैसे? एफिशिएंसी इंक्रीज करके, कॉस्ट कम करके, रिस्ट्रक्चर करके ऑपरेशन को। मतलब जो बिजनेस बिल्कुल डूबता बिजनेस है ना, उसको एक लास्ट ट्राई देते कि यार ये चल जाए, कैसे भी चल जाए। आप उसमें कॉस्ट कम करोगे, लेबर कॉस्ट कम करोगे, कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की ट्राई करोगे, कैसे भी करोगे, बस ये बिजनेस चल जाए। लेकिन नहीं चला तो जबरदस्ती तो धक्का नहीं मार सकते, फिर हम कर देते हैं डाइवेस्ट।
इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाना, डाइवेस्ट मतलब पैसा निकालना। Strategy involving the sale or closure of a business unit or assets to optimize resources and focus on core operation. जो core operation है जो सही चल रहा है उसको फोकस करो और बाकी को बंद करो। रीड करता है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, जिसको इंटरनल रिटेंशन भी बोलता है। एम्फेसिस इज लेड ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी। इसमें हो सकता है आप टॉप मैनेजमेंट चेंज करो यार, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है हो सकता है उनके कारण दिक्कत आ रही है उसको चेंज करो। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस करो, कुछ ऐसे एक्शंस लो कि लोगों को लगे कि हाँ अभी बुरा टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम ये फर्म ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलेगी। एक्सटर्नल प्रेशर्स को न्यूट्रलाइज करो, जिस भी कारण से दिक्कत आ रही है उन प्रेशर्स को कहीं ना कहीं क्या करो, न्यूट्रलाइज करो। आइडेंटिफाई करो क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। आप ये देखो कि जल्दी से जल्दी कैश कहाँ से आ सकता है, इमीडिएट कैश कहाँ से आ सकता है। कॉस्ट रिडक्शन पे काम करो, रेवेन्यू जनरेट करो, एसेट्स को लिक्विडेट करो। अगर कोई एसेट्स आपके पास वेस्टफुल पड़े थे जो यूज नहीं हो रहे थे उनको लिक्विडेट कर दो, बेच दो। इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बेसिक चीज है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन प्लान फॉर टर्नअराउंड स्ट्रेटेजी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। For turnaround strategies to be successful, it is imperative to focus on the short and long-term financing needs as well as strategic issues. A workable action plan for turnaround would involve the following stages. ये आपकी 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। पहला, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। आप देखो टर्न अराउंड लगाने की नीड क्यों पड़ी, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैश नहीं आ रहा, एम्प्लॉइज की पेमेंट नहीं कर पा रहे, सेल्स नहीं आ रही, कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा, क्या दिक्कत क्या आ रही है, करंट प्रॉब्लम बताओ। फर्स्ट, आइडेंटिफाई रूट कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज। रूट कॉज क्या है और इससे कितना डैमेज हो गया। Then focus resources on effectively ensuring and repairing critical issues. स्टेज 2 में इसका एनालाइज करो और एक स्ट्रेटेजिक प्लान एनालाइज करो, ऐसे क्यों क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या गलतियां हमने करी, और एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। इवेल्युएट द बिजनेस सर्वाइवल चांसेस बाय आइडेंटिफाइंग वायबल कोर ऑप्शंस, सिक्योरिंग ब्रिज फाइनेंसिंग एंड असेसिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। आप जैसे ब्रिज फाइनेंसिंग ले सकते हो। ब्रिज फाइनेंसिंग पता क्या होता है, हमारा एफएम का कंसेप्ट है चैप्टर 2 कि जब तक आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं मिलता किसी प्रोजेक्ट के लिए तब तक आप टेम्परेरीली एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस ले लेते हो, ठीक है, जैसे 2-3 महीने, जब तक ये लॉन्ग टर्म वाला आपका डिसबर्स नहीं होता, शॉर्ट टर्म से यूज कर लो। फिर जिस दिन ये लॉन्ग टर्म आपका डिसबर्स हो गया, इस शॉर्ट टर्म को पे कर देना। उस टेम्परेरी पीरियड को ब्रिज अप करने के लिए, गैप को फिलअप करने के लिए जो फाइनेंस लिया, ब्रिज फाइनेंसिंग ले लो। अवेलेबल रिसोर्सेज देखो, स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस देखो, और उसके बेसिस पे एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। इम्प्लीमेंटेड इमरजेंसी एक्शन। अगर भाई ऐसी सिचुएशन है कि अभी कैश नहीं आया तो हमारी फर्म बंद हो सकती है, तो एक इमरजेंसी एक्शन प्लान लगाओ। इन अ क्रिटिकल स्टेज, क्रिएट एन एक्शन प्लान फोकस्ड ऑन इमीडिएट सर्वाइवल थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग डेट्स, कॉस्ट रिडक्शन, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स अक्रॉस एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड फंक्शंस। क्विकली एस्टैब्लिश पॉजिटिव कैश फ्लो। ट्राई करो जल्दी जल्दी पॉजिटिव कैश फ्लो है भाई, कोई भी ऐसी सेल्स करो, मार्केटिंग करके कैसे भी करो जिससे जल्दी से कैश फ्लो जाए, थोड़ा ऑफर्स निकाल दो कैसे भी। एंड सिक्योर सफिशिएंट फंडिंग टू सपोर्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। देखो इसमें ना हेडिंग्स लर्न कर लो, अंदर का थोड़ा थोड़ा रीड करते जाओ, मेन आपकी हेडिंग्स है वो अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इंप्लीमेंट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। रीस्ट्रक्चर करो बिजनेस को। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही आप उसी चीज में लगे रहोगे टर्न अराउंड करने में, आपको पूरा बिजनेस देखना पड़ेगा ना। रूट कॉज आइडेंटिफाई करो, उसको रूट से ठीक करो। असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कोर बिजनेस थ्रू कैश फोरकास्ट, एसेट डेटा एनालिसिस, प्रॉफिट रिव्यूज टू गाइड रैपिड इंप्रूवमेंट्स। प्रोडक्ट मिक्स को एडजस्ट करो, भाई हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए, कौन सा हटा दे। कोर प्रोडक्ट पे फोकस करो। अंडर परफॉर्मिंग, जो सही से परफॉर्म नहीं कर रही फैसिलिटीज बंद कर दो, न्यू मार्केट को टारगेट करो। मोरल इंप्रूव करो अपने एम्प्लॉइज का। भाई पता है क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन डूब रही होती है ना, सबसे पहले तो एम्प्लॉइज का मोरल डाउन होता है, उनका मोरल डाउन होगा तो काम भी नहीं करेंगे अच्छे से। तो उनको बताओ यार ये एक टेम्परेरी लो फेस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उनको रिवॉर्ड सिस्टम दो, डेडिकेशन प्रमोट करो, क्रिएटिविटी लेकर आओ, प्रॉफिट फोकस थिंकिंग है। उनको ये चीज दिखाओ कि हमें मिलके काम करना है। जितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दोगे आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। रिटर्निंग टू नॉर्मल, फिर ये जो सब आपने करा इसको एक नॉर्मल पार्ट बना दो, ठीक है। फोकस ऑन अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी, आरओआई पॉजिटिव कर दो, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट बढ़ा दो। स्ट्रेंथन स्ट्रेटजी थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स, बेटर कस्टमर सर्विस, अलायंस एंड मार्केट शेयर। क्लियर है ये चीज। 5 पॉइंट्स देखे हमने क्या क्या, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, implementing an emergency action plan, restructuring the business, returning to normal. फिर लास्ट
इसमें आता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस और मेजर डिवीजन प्रॉफिट सेंटर, और ऐसे बेच दो, लिक्विडेट नहीं करे, कोई कंपनी बंद नहीं करे, डाइवेस्ट कर दो, थोड़ा पार्ट छोड़ दो। लिक्विडेट मतलब पोर्शन ऑफ बिजनेस को बंद कर दो। डाइवेस्टमेंट इज अडॉप्टेड व्हेन अ टर्नअराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड, टर्नअराउंड स्ट्रेटेजी लगा लिया, हमने लास्ट ऑप्शन लगा लिया कि उसको बचा ले, बट हैज प्रूव्ड टू बी अनसक्सेसफुल, और इफ इट इज ऑब्वियस दैट डाइवेस्टमेंट इज द ओनली आंसर। मेजर रीजंस क्या होता है टर्न अराउंड या डाइवेस्टमेंट के, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट चाह ही नहीं रही सेम बिजनेस में, उन्हें लग रहा है इसमें इतना स्कोप नहीं है। डाइवेस्टिंग सम ऑफ द अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, हम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत में है, अनप्रॉफिटेबल बिजनेस बंद कर दो, प्रॉफिटेबल पे फोकस कर लो। जो आपने बिजनेस नया एक्वायर करा था वो मिसमैच हो गया, आपने सपोज किसी कंपनी के साथ मर्जर करा था या कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करा था, नहीं चला, बंद कर दो। नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप उससे कॉप अप नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करे। भाई देखो, अगर आपको पता भी है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए लेकिन पैसे नहीं है तो कैसे करोगे, बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, स्टाफ ज्यादा हो गया है और उनका मोरल लो हो गया तो उनको निकालना पड़ेगा, मिस मैनेजमेंट है, तो हम क्या करेंगे, टर्न अराउंड या डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब एक चीज बोली, इस टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी ओनली रिलेवेंट टू लॉस मेकिंग बिजनेस, क्या सिर्फ लॉस मेकिंग बिजनेस के लिए होता है? नहीं, लॉस मेकिंग बिजनेस के लिए नहीं होता। कई बार क्या होता है, देखो आप जब ये सोचते हो कि यार पढ़ाई नहीं हुई, तो क्या आप उस दिन 10 मिनट भी नहीं पढ़े होते? नहीं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से कम पढ़े होते। तो सिमिलरली टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी हमेशा लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं लगाता, अगर किसी के एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट आए तो वो भी टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। रेलिवेंट व्हेन अ कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस does not always mean losses. It may also means lower than expected growth, no future clarity or even lesser than target profits. क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो मेरे को या तो टेलीग्राम पे भेज देना, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अब ना देखो, हम एक छोटा सा टॉपिक छोड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये मैंने इंटेंशनली छोड़ा है, पार्ट 3 में कराऊंगी और उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रीड कराऊंगी और उसको लिखने का तरीका बताऊंगी, कैसे कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस वाला टॉपिक करेंगे प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो वीडियो जरूर देखना और जहां तक अपना टॉपिक हुआ है ना उसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है जी? थोड़ा सा बच्चा है, ये लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद एक बस चैप्टर 5 करना और बहुत अच्छे से आपका ऐसे हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी और आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना। ओके, बाय बाय।